अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सहरिश और मेरे साथ पढ़ते हैं आप बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री भी, लेकिन फिलहाल टाइम है बायो का। बायो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेरिएशन इन जेनेटिक्स। अभी तक हम जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं मेंडल्स के लॉ। देन हम लोगों ने डिस्कस किया डोमिनेंस के टाइप, और कल हम लोगों ने डिस्कस किया था को डोमिनेंस के एग्जाम्पल जो आपका एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम था। और उसके बाद हमने कुछ डिफेक्ट्स देखे कि अगर किसी जगह पे डिफेक्ट आ जाए और कौन से क्या होते हैं। उससे रिलेटेड प्लायोट्रॉपी क्या होती है हमारे पास, एपिस्टेसिस क्या होती है। उसी से रिलेटेड हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ अली हाशिम है, राना शहजाद हैं, शिजा हैं। वेलकम टू आवर क्लास एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 22 विच इज वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। ठीक है, आज हमने पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है वेरिएशन, देन हमने पढ़ना है जीन लिंकेज, और देन हमने पढ़ना है क्रॉसिंग ओवर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास क्रॉसिंग ओवर है। जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, दैट इज कॉन्टिन्यूसली वेरिंग ट्रेट्स। इट इज नॉट एट दैट मच इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए ये क्या है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू है जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। एमसीक्यू आपके पास, व्हेन अ सिंगल जीन इफेक्ट 2 और मोर ट्रेट्स, जिस तरह मैंने कहा था ह्यूमन की वेट और जो हाइट है ये दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है। ये अगर एक जीन 2 ट्रेड्स को डील कर रहा हो तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं। देखते हैं जी किसको कितना याद है, क्या कहते हैं उसको। और उसी से रिलेटेड क्योंकि हमने बात करनी है, इसका आंसर देना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। जल्दी से बताएं जी, क्या आंसर है इसका, कौन सी प्रॉपर्टी हम उसको कहते हैं, क्या उसको नाम देते हैं कि अगर सिंगल जीन 2 कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा हो, 2 कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल कर रहा हो। जैसे हमने कल एग्जांपल की थी ह्यूमन का वेट और हाइट है। इस तरह हमने कैट की एग्जांपल देखी थी कि वो कैट्स जो बिल्कुल वाइट फर की होती हैं वो अमूमन डेफनेस की तरफ ले जाती हैं। सी आंसर दिया हमें राना शहजाद ने। ठीक है, शिजा पूछ रही मैम ये टॉपिक नहीं करना, बिल्कुल करना है शिजा ये टॉपिक। शिजा ने वैसे बी आंसर दिया, और जो आपकी टीचर है ना वो आपको आंसर देने वाली है प्लायोट्रॉपी। उसको बोलते हैं प्लायोट्रॉपी। ठीक है, जब एक जो जीन होता है वो ज्यादा प्रॉपर्टीज को या ज्यादा ट्रेट्स को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, टीचर इज ऑलवेज राइट। टीचर का आंसर था प्लायोट्रॉपी, दिस इज द आंसर। बिल्कुल हमने ये टॉपिक करना है, मैं इसको छोड़ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ आपको, पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसलिए अगर आप अपनी बुक्स देखो और आपकी बुक पे पेज नंबर 170 और 179 देखो, इस पर सिर्फ ग्राफ्स बने हुए हैं, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। पढ़ने के लिए है, मैं आपको पढ़ाऊंगी ज़रूर, ऐसा नहीं कि छुड़वा दूंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट इतना नहीं है ये इस चैप्टर में। ठीक है, आपके पास जो कॉन्टिन्यूसली वेरिंग टेक्निक ट्रेट्स हैं, यानी कि जो बदलती रहती हैं, जैसे मैंने बात की थी हाइट और वेट की। इंसान का जो हाइट वेट है वो आपस में क्या करता है, रिलेट करता है। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो क्वांटिटेटिव होती हैं, कुछ होती हैं वो क्वालिटेटिव होती हैं। लाइक हमारे बाल किस तरह के हैं, हमारी आंखें किस तरह की हैं, ये क्वालिटी मैटर करती है ना। हम अमूमन जाके नहीं देखते कौन सा जीन कैसे है, कौन सा जीन, हम तो फिजिकल अपीयरेंस देख रहे होते हैं ना। ठीक है, उसी लिहाज से हम देखेंगे कि किस तरह से है। जीनोटाइप इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट टू प्रोड्यूस फिनोटाइप। जैसा अगर मौसम अच्छा हो, पानी अच्छा हो तो बाल अच्छे होते हैं, अगर पानी खारा हो तो बाल अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, आपके पास इन्वायरमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे जीन्स के ऊपर, हमारे फिजिकल ट्रेट्स पे। फिनोटाइप एक्सप्रेशन कैन बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव आपको पता है क्या होते हैं, जो क्वालिटी को जाहिर करते हो कि बाल किस तरह के हैं। क्वांटिटी को अमूमन हम इतना मैयर नहीं करते हैं। लाइक आप ग्रेन्स की बात करो, वीट ग्रेन्स की बात करो, गंदम के दानों की बात करो, प्लांट्स की तरफ चले जाते हैं। गंदम के दाने ज्यादा हो वो हमें इतना मैटर नहीं करता, लेकिन गंदम अच्छी होनी चाहिए, फसल अच्छी होनी चाहिए, फसल खराब नहीं होनी चाहिए, उसके जो सीड्स हैं वो खराब नहीं होने चाहिए, वरना तो फसल तबाह होगी। हम क्वालिटी की तरफ क्या देते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, और क्वांटिटेटिव की तरफ जरा कम ध्यान देते हैं व्हेन वी डिस्कस जीनोटाइप ऑफ समथिंग। ठीक है, a continuously varying trait encoding by alleles 2 or more different gene pair, all influencing same trait in additive way। जैसा मैंने वेट और हाइट की बात की कि अमूमन अगर हाइट छोटी हो तो वेट ज्यादा जल्दी इंक्रीज होता है, बंदा ज्यादा जल्दी मोटा होना शुरू हो जाता है। अगर हाइट ज्यादा हो तो मोटापा आ भी जाता है, तो फील नहीं होता है। सेम इसी तरह ही होगा कि आपके पास जो आपके फैक्टर्स हैं वो इतने काउंट नहीं होंगे, लेकिन अगर वो ज़्यादा जो जीन्स हैं जो अपना एक्सप्रेस करना शुरू कर दें, किस तरह से करेंगे। क्वांटिटेटिव ट्रेट्स को हम बोलते हैं पॉलीजेनिक ट्रेट्स। ढेर सारे जीन्स की ट्रेट हैं,
और उनके जीन्स को हम बोलते हैं पॉलीजीन्स, यानी कि ढेर सारे जीन्स, ठीक है। वो ढेर सारे जीन्स जो कि किसी भी ट्रेट, किसी भी प्रॉपर्टी को डिटरमिन कर रहे हों। शिजा, आई हैव नो आइडिया, ट्रस्ट मी। मेरा ख्याल है कल ऑफ है, क्योंकि जो लाहौर का वेदर है स्मॉग की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, बच्चों के लिए अनहाइजेनिक है, ये बच्चों को वैसे निकलना नहीं चाहिए। पिछले वीक में भी, या लास्ट वीक थर्सडे को ऑफ था, आई गेस थर्सडे और फाइनल से किसी कोई एक दिन ऑफ था, और मे बी कल भी ऑफ हो, ठीक है। सो यस, दुआ करें कि ये जो पोल्यूशन है किस तरह ख़त्म हो हमारे यहाँ से। और बाकी सिटीज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन लाहौर तो आई गेस सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है वो दिल्ली है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन के लिहाज से वो कौन है, लाहौर है। सो छुट्टी हमें नहीं होने वाली, क्योंकि हम स्कूल गोइंग नहीं, हम कॉलेज गोइंग है, ठीक है। ईच पॉलीजीन हैज़ अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन करेक्टर। अब वो हम देखते हैं किस तरह से इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्रेन और कलर। वीट का जो ग्रेन है, जो गंदम का दाना है, वो डिफरेंट कलर्स का होता है। आप लोगों ने देखा, अगर आप अपनी बुक देखो तो आपकी बुक में वो कलर शो हुए हैं। देन ह्यूमन स्किन कलर, कोई ज़्यादा गंदुमी है, कोई कम गंदुमी है, आप अपनी क्लास में देख लेना, हर एक का कॉम्प्लेक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। देन आपके पास हाइट है, कोई 5'1" होता है, 5'2", 5'3", 5'4", डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। और आपकी बुक में ये ग्राफ्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो ये ग्राफ्स एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, ये इतने ऐसा नहीं है, ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बस ये समझ लो कि आपके पास कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं आता, यानी कि थोड़ा सा डिफरेंस है आपस में। लाइक आप अपने कॉम्प्लेक्शन को अगर देखो, कोई रेड होगा, वाइटिश रेड होगा, वाइट होगा, वीटिश होगा, लेस वीटिश होगा, ज़्यादा वीटिश होगा, वीटिश इज गंदमी रंग, ठीक है। सो यहाँ पे जो कलर दिया हुआ है, नंबर ऑफ पिगमेंट्स लाइक वाइट कम है, लाइट पिंक 5 से अबव है, लाइक 6 है। ग्राफ बात करी हूँ 179 पेज पे जो ग्राफ दिया हुआ है, इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। सो ये ग्राफ जरा एक दफ़ा खोल के देख लें। देन पिंक जो है आपके पास ऑलमोस्ट 15 है, और 20 तक जा रहे हैं लाइट रेड। देन रेड जा रहे हैं आपके पास कितने जा रहे हैं, रेड हैं आपके पास ऑलमोस्ट 15। देन 5-6 तक ही आपके मॉडरेटली डार्क रेड हैं, और सबसे ज़्यादा डार्क रेड जो है वो एक ही है आपके पास। सो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है जी। शिजा, प्यारा तो है, और प्यारे की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, और आबादी है तो व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, सो डेफिनेटली पोल्यूशन है यहाँ पे काफ़ी। सो उसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीन लिंकेज, और उसके बाद है हमारे पास क्रॉस लिंकेज। सो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सो इन पे हम फोकस करेंगे अभी। सो जीन लिंकेज क्या है, जीन्स का आपस में जुड़ना, ठीक है, जो कि हमारे पास मेयोसिस में होता है, कि क्रॉसिंग ओवर होती है, जीन लिंक करते हैं किसी तरह आपस में। सो वो देख लेते हैं किस तरह होते हैं। सो एक क्रोमोसोम के जीन भी आपस में लिंक कर सकते हैं, लाइक ये अगर क्रोमोसोम है तो दे में बी लिंक टुगेदर, ठीक है। अगर होमोलोगस क्रोमोसोम है तो दे कैन बी लिंक टुगेदर। सो ऑल जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम्स आर लिंक टू ईच अदर। The phenomena, यानी कि process of staying together of all gene is called as gene linkage. A physical relation between gene is gene linkage, जो ये आपस में एक दूसरे के साथ की दोस्ती है। Sorry. A chromosome carry it linked genes in block in the form of linkage groups. Man has 23 linkage groups. ठीक है, 23 क्रोमोसोम है तो 23 लिंकेज ग्रुप्स हैं। उसके अलावा आपके पास अगर आप जीन देखो तो आपके डिफरेंट जीन्स हैं। लाइक अगर क्रोमोसोम 11 को हम देखें तो उसके ऊपर सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया, अल्बिनिज्म, यानी कि वो जो बिल्कुल वाइट होते हैं लोग, जिनकी पलकें भी वाइट होती हैं, आईब्रोज भी वाइट होती हैं, अल्बिनोस जिनको बोलते हैं। देन आपके पास हीमोफिलिया है, और कलर ब्लाइंडनेस है, ये एक्स क्रोमोसोम से लिंकेज है। तो ये बताया हुआ है कि देयर आर सर्टन जीन्स विच आर रिलेटेड टू सर्टन डिजीजेस और विच आर लिंक्ड टू सर्टन फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर है हमारा मेन टॉपिक, जहाँ से क्वेश्चन आना है, ठीक है। सो क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। सो ये क्या करते हैं, ये आपस में अपना जो क्रोमेटिक मटेरियल है, जो आपका डीएनए मटेरियल है, उसको एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर या कियासमेटा, ठीक है। कियासमेटा वो जगह है जहाँ से ये चेंज करते हैं। लाइक आपके पास क्रोमोसोम था ये,
और ये जिस जगह से एक्सचेंज हो रहा है, लाइक इस जगह से या इस जगह से, जिस जगह से भी एक्सचेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास मेटा बोलते हैं, जहाँ से वो शेयर कर रहे होते हैं. सो इट इज द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट, यानी कि इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस. मियोसिस का सारा चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बड़े डिटेल से. सो लिंक जीन कैन बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर. सो यहाँ का जीन यहाँ जा सकता है, यहाँ का जीन यहाँ जा सकता है. होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप लेंथ वाइज, पॉइंट टू पॉइंट एंड लोकस टू लोकस. लोकस क्या होता है, वो जगह जहाँ पे जीन प्रेजेंट है. सो वन होमोलोग क्रोमोसोम कैरीज जीन ए एंड बी, द अदर होमोलोग कैरी जीन ए एंड बी. एग्जाम्पल दी हुई उन्होंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए. सो आपके पास फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं, ये डायग्राम है, आपके पास ए है और सी है. इसी तरह दूसरा ये जीन 1, ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये सेकंड क्रोमोसोम है जिसके पास कैपिटल ए और कैपिटल सी है. सो अब क्या होगा, अब ये होगा आपके पास कि चूंकि इन्होंने शेयर करना है. सो किस तरह से शेयर करेंगे कि ये वाला जो ए पार्ट है ये शेयर करके किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएगा, यानी कि इसके जो होमोलोगस क्रोमोसोम है. होमोलोगस क्रोमोसोम कब बनते हैं, जब आपके पास रेप्लिकेशन होती है. रेप्लिकेशन के बाद वो अपनी कॉपी बनाता है जिसको आप होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हो. ठीक है. सो वन होमोलोग कैरी जीन ए एंड बी, वहां पे ए और सी की एग्जाम्पल दी हुई है. अदर होमोलोग कैरी ए एंड बी, यानी कि ए और स्मॉल सी. So chiasmata are formed. Chiasmata are the joining points of non-sister chromatids. Between non-sister chromatids of homologous chromosome, it occur at 4-strand stage between non-sister chromatid. So अगर आप स्टेजेस खोलो मियोसिस की, so उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से प्रोसेस होता है. ठीक है. या लेक्चर रिपीट कर लो, दोबारा से वीडियो देख लो, नहीं तो आप अपनी बुक में पीछे जाओ, मियोसिस का स्टेप देखो और देखो कि कहाँ पे होता है, और यहाँ पे कमेंट करें, जल्दी से बताएं कि कहाँ पे आपके पास क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हो रहा है. ठीक है. सो अलील बी क्रॉसेस ओवर टू इट्स होमोलोग्स containing allele A, and allele A small a crosses over to the homologue containing allele capital B. ये आगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा. ठीक है, टेंशन नहीं लेनी उसकी. डायग्राम शिजा मैंने अभी बिल्कुल डिस्कस करनी है, वो मैंने आपको एक रेफरेंस के लिए दी थी, समझाने के लिए की थी, वो भी बहुत डिटेल से डिस्कस होनी है, फिक्र नहीं करनी उसकी. होमोलोगस क्रोमोसोम देन सेपरेटेड अप बाय द क्लास्मेटा. ठीक है. फिर वो जहां से उनका जॉइनिंग पॉइंट है वो अलग अलग हो जाते हैं और 4 तरह के गैमीट बनते हैं. अब वो 4 पॉसिबिलिटी क्या हो सकती हैं, या तो दोनों में कैपिटल ए हो विद 1 कैपिटल बी एंड अदर कैपिटल बी, या तो दोनों स्मॉल ए हो विद स्मॉल बी एंड कैपिटल बी. सो 4 तरह के आपके पास कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं. सो ये डायग्राम है, अब जरा गौर से सुनिए. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल ये था हमारे पास कैपिटल ए एंड कैपिटल सी. ठीक है, कैपिटल ए एंड कैपिटल सी, और दूसरा जो क्रोमोसोम था वो था कैपिटल ए और कैपिटल सी. अब जब मियोसिस होनी है तो मियोसिस 1 में क्या होता है, इनके क्रोमोसोम्स जो होते हैं रेप्लिकेट करते हैं, डीएनए रेप्लिकेट होता है. सो उसने क्या किया, अपनी अपनी कॉपी बना दी. दिस वन इज कॉपी, दिस वन इज कॉपी, फॉर एग्जाम्पल कॉपी बना ली. अब क्या होगा, ये होमोलोगस है, ये होमोलोगस है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. ये दोनों होमोलोगस नहीं है, ये अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, इसलिए उसको नॉन सिस्टर बोलते हैं. अब इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना है, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा. ठीक है. यहाँ पे ब्लू की जगह रेड आ जाएगा और यहाँ पे रेड की जगह ब्लू आ जाएगा. ठीक है. सो ब्लू की जगह क्या आ गया, रेड, और रेड की जगह क्या आ गया, ब्लू आ गया. ठीक है. अब क्या होना है, अब इसमें मियोसिस होनी है, तो आपके पास 4 I'm really sorry. तो आपके पास 4 किस्म के हैप्लॉइड सेल बनने हैं, 4 हैप्लॉइड सेल आफ्टर मियोसिस. एक के पास ये जाएगा जिसके पास कैपिटल ए सी है, एक के पास ये जाएगा, दूसरे के पास ये जाएगा, तीसरे के पास ये जाएगा, चौथे के पास ये जाएगा. सो अगर आप 4 सेल देखो, 4 सेल में आपके पास डिफरेंट चीजें हैं. 2 तो सेम पेरेंट जैसी हैं. ठीक है. जबकि 2 जो हैं वो क्या हैं, वो रिकम्बिनेंट हैं, वो पेरेंट से डिफरेंट है, जिनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई हुई है. ठीक है जी, फौरन से बताया शिजा ने हमें. ठीक है जी, पैकेटिंग प्रोफेज 1 में होती है क्रॉसिंग ओवर. सो शिजा अब मुझे बताओ, ये डायग्राम में कोई मुश्किल पेश आ रही हो? सिर्फ हमने ये बताया कि क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होनी है, किस तरह से उन्होंने अपना जो जेनेटिक मटीरियल है वो एक्सचेंज किया है. इतना बताओ, फिर मैंने नेक्स्ट करवाती हूँ. ठीक है.
फैजान आज आप हमारी बायो की क्लास में कैसे आ गए? चलिए ठीक है, आगे क्रॉसिंग ओवर की एक और एग्जांपल दी हुई है उन्होंने। ये किस तरह ये अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। ये देखें, ये वाला क्रोमोसोम्स था और ये वाला जो क्रोमोसोम था, उन्होंने अपना क्या किया, उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज किया। और जो एक्सचेंज कर रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में कोई मसला? ठीक है जी, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। वो कहते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास कितने रिकम्बिनेंट्स बन सकते हैं, किस तरह से रिकम्बिनेंट किस तरह से वो आपस में ज्वाइन कर सकते हैं या बन सकते हैं। ठीक है, नहीं 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 नहीं, मुझे कोई फ्लू नहीं हुआ फैजान, ना 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 ना, ऐसी कोई चक्कर नहीं है। आजकल आपको डांट नहीं ना पड़ी इस वजह से शायद, है ना। चलिए जी, रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? प्रोपोर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप बिटवीन टू जीन पेयर्स एज कम्पेयर टू द सम ऑफ ऑल कम्बिनेशन। यानी कि आपके पास कितनी रिकम्बिनेंट टाइप है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जिस तरह से भी हैं, डिवाइडेड बाय कितने कॉम्बिनेशन बन सकते थे। ठीक है, टोटल कॉम्बिनेशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि जब हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बुक वाली एग्जाम्पल है। ये आपके पास पेरेंट ए है, ये आपके पास पेरेंट बी है। ठीक है, सो आपके पास 4 तरह के जीन्स 4 तरह के वो बने हैं, हैप्लॉइड सेल बने हैं। एक वो जो बिल्कुल पेरेंट जैसे होंगे, यानी कि ये और ये बिल्कुल पेरेंट जैसे हैं, और 2 वो जिनके पास एक फादर एक मदर की साइड होगी। सो दे आर रिकम्बिनेंट टाइप्स। अब आपने इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। सो आपके पास कितनी होगी? सो वो कहते हैं कि जब आपने क्रॉस करवाया, जो आप टेस्ट क्रॉस करवाते हो इस तरह से, तो टेस्ट क्रॉस के दरमियान पता चला कि जो ए बी कॉम्बिनेशन है, जो पेरेंट ए जैसा है वो 40% है, जो पेरेंट बी जैसा है वो कितना है, वो 40% है, जो इस जैसा है वो 10% है, और रिकम्बिनेंट ये भी 10% है। सो हमारे पास रिकम्बिनेंट टोटल कितने हो गए? 10 और 10 टोटल रिकम्बिनेंट 20। ठीक है, और टोटल ये कितने हैं? टोटल ये 100 है और रिकम्बिनेंट कितने हैं? 20। सो हम क्या करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100, और 100 से तो हमने मल्टीप्लाई करना है। 100 से कट गया, आंसर क्या आ गया? 20%। ठीक है, सो इस तरह से हम अपनी रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं कि कितने रिकम्बिनेशन होते हैं। ओके, शिजा कह रही है कि इन्हें एक्सचेंज करने की ज़रूरत क्यों है? पहला इसका जवाब ये है कि एक तो ये खुदा ने रखा है निज़ाम, दूसरा ये कि खुदा नहीं चाहता था कि एक ही शक्ल के सारे लोग बने। ठीक है, सो जब रिप्रोडक्शन होती है सो इसलिए जीन्स क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज होते हैं ताकि एक नई वैरायटी आए। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को डिजीज़ हो गया खुदा ना खास्ता, और रिकम्बिनेशन नहीं हुआ, जीन्स एक्सचेंज नहीं हुए, तो वह डिजीज़ में नस्लों में ट्रैवल करेगी, कोई वेरिएशन नहीं आएगी, कोई भी नस्ल सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सो सर्वाइवल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड वेरिएशन। ठीक है, सो वेरिएशन और सर्वाइवल की वजह से क्रॉसिंग ओवर नेचुरल प्रोसेस है, जो हमारी जो खुदा ने हमारे सिस्टम में रखा हुआ है। ठीक है, आगे समझ। देन हम बात करते हैं रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की। सो रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करना क्यों ज़रूरी है? रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स। ठीक है, कि आपके पास जो एक क्रोमोसोम पे जीन्स हैं वो कितने दूर हैं एक दूसरे से, कितने करीब हैं आपके पास। सो इफ 1% रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, लाइक अभी तो हमारे पास 20% आई है, लेकिन अगर 1% आ जाए तो इसका मतलब है 1 यूनिट मैप डिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि 1 यूनिट से वो एक दूसरे से अलग है। अगर 20% है तो इसका मतलब है 20% यूनिट अपार्ट है। सो बीच में इसके यानी कि 20 यूनिट आ जाते हैं। सो क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड जेनेटिक वेरिएशन, जो मैंने आपको कहा कि बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, लीड्स टू द ट्रिमेंडस वेरिएशन इन ट्रेट्स ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है,
क्लियर है कि अब क्यों ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। सो इसका क्वेश्चन यही है, व्हाट इज़ क्रॉसिंग ओवर। और जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो आपने इसको मियोसिस के लिहाज से भी करना है और इस लिहाज से भी करना है। सो दोनों चीज़ें आपने लिखनी है पेपर में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए, सिर्फ इस चैप्टर के लिहाज से नहीं लिखना, बल्कि मियोसिस को भी आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है। और उसके बाद मेरा एक और क्वेश्चन है आप लोगों से। क्वेश्चन ये है कि क्यास्मेटा किस में बनते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स में बनते हैं या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में बनते हैं, या 10 क्रोमेटिड में बनते हैं या 2 क्रोमेटिड में बनते हैं। बी जी बिल्कुल, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इज द राइट आंसर। सो यहीं पे करते हैं लेक्चर को ख़त्म। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।